अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आप लोग जानते हैं कि इजराइल ने सीज फायर के नियम को एक साइड में रखकर एक बार फिर से गाजा के कुछ एरियो में एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ दोस्तों, एयर स्ट्राइक की है। काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। जबकि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंगबंदी का ऐलान हो गया है, उसके बावजूद भी इजराइल कभी कभी उसकी जो एयर स्ट्राइक है वो कहीं कहीं एरियो पर हो जाती है और कहता यह है कि हमने तो हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए सब कुछ किया। इस सब पर अरबी देशों का क्या रिएक्शन है, आज मैं आपको यही वीडियो दिखाने वाला हूं। ओआईसी के 57 मुस्लिम देश हैं जो लगातार इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। केवल आवाज़ ही उठाते हैं, आप गलत फहमी में मत रहना कि कुछ और भी उठा ना सकते हैं। केवल आवाज़ उठाते हैं, एयर कंडीशन रूम के अंदर जाकर बैठते हैं और बातचीत करते हैं और कहते हैं कि भाई इजराइल ने जो हमला किया है हम उसकी निंदा करते हैं, गलत है, और ये अपनी मीटिंग करके वापस से वहां पर आ जाते हैं। लेकिन ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों के हाथ में क्या कुछ पावर है, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर ओआईसी चाहे तो इजराइल 24 घंटे से भी पहले गाजा पर पूरी तरह से हमले करना बंद कर देगा और कभी भी भविष्य में हमला नहीं करेगा। न केवल सिर्फ इजराइल, अगर ओआईसी के 57 मुस्लिम देश चाहें तो अमेरिका भी फ़लस्तीन के अंदर हमले को अंजाम देने के लिए कोई भी हथियार इजराइल को सप्लाई नहीं कर सकता, व्यापार के नाम पर, ट्रेड के नाम पर। आपको बता दूं कि ओआईसी के पास वो पावर है कि जो पावर दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आगे वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ओआईसी के पास जो पावर है उसका इस्तेमाल करके क्या कुछ हो सकता है। लेकिन ओआईसी इस पावर को इस्तेमाल खास तौर पर गाजा और फ़लस्तीन के लिए कर नहीं पा रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी तमाम अरबी देशों के उन हुक्मरानों की है जो बैठकर केवल और केवल तमाशा देख रहे हैं। गाजा के अंदर शांति बहाल हो गई थी। आपने देखा कि जब जब गाजा के अंदर जंग शुरू होती है या हमले होते हैं, हम आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं। लेकिन गाजा के अंदर शांति बहाल हुई थी तो उस दौरान मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि गाजा में क्या कुछ सुविधाएं चालू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। केवल कागज़ पर और मौखिक तौर पर लोग बोल रहे हैं, लेकिन गाजा के जो मासूम आम लोग हैं उन तक कोई सुविधा पहुंच भी रही है या नहीं। तो वीडियो में देरी नहीं करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों के पास क्या पावर है और इसी के साथ साथ गाजा की उन्होंने मदद क्यों नहीं की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मुस्लिम देशों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी। नाम तो सुना होगा आपने। कहने को तो ये मुसलमानों को सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन जब मुस्लिम पर कोई बवाल आता है तो ये सारे के सारे लोग मिलकर बड़ी जिम्मेदारी से उसकी निंदा कर देते हैं। अभी हाल ही में सऊदी अरब के जद्दा में ओआईसी ने अपनी निंदा मशीन को फुल स्पीड में चालू किया और इजराइल को जमकर कोसा, खूब बद्दुआएं दी। लेकिन सवाल यह है क्या बस इसी तरह बद्दुआएं ही चलती रहेंगी या कुछ रियल एक्शन भी होगा। तो आइए ओआईसी मुसलमानों के सबसे बड़े ग्रुप की हकीकत आपको बताते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और आपको क्या लगता है ओआईसी कितना % घटिया संगठन है, कमेंट में जरूर बता दो। बाकी हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। 25 अगस्त 2025 जद्दा में ओआईसी के 57 देशों के फॉरेन मिनिस्टर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। मकसद था इजराइल की गजा में चल रही तबाही की निंदा करना, जिसमें कहा गया इजराइल ने गजा में 62,500 ज्यादा लोगों को मारा, जिसमें 12,400 औरतें और 18,500 बच्चे हैं। ये वॉर क्राइम है, भुखमरी का हथियार है और इजराइल का ग्रेटर इजराइल प्लान पूरी तरह से इलीगल है। ओआईसी की ये निंदा सुनकर इजराइल इतना डर गया कि उसने अगले ही दिन गजा में और टैंक भेज दिए। अब अगर इनके निंदा की हिस्ट्री आपको बताए तो भाई साहब इन्होंने अब तक इतनी निंदा करी है कि इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लेना चाहिए। साल 1969 से अब तक इतनी बार निंदा वर्ड बोला गया है कि अगर हर निंदा पर कुछ रियाल मिलता तो ओआईसी अब तक एलोन मस्क को लोन दे रहा होता, वर्ल्ड बैंक इनके सामने कटोरा लेकर खड़ा होता और खुद IMF ओआईसी वालों के पैर दबाता। गजब बेइज्जती है। अच्छा, ओआईसी की एक खास बात यह भी है कि इन्होंने अपना पूरा एक शेड्यूल बना रखा है। जैसे मीटिंग का टाइम होगा 9 बजे, 10 बजे चाय बिस्किट चलेगा और फिर 11 बजते बजते अगली निंदा की तारीख फिक्स कर ली जाएगी, अब कब अगली बार निंदा करनी है। और मजे की बात तो यह है कि हर बार इनका वही घिसा पुराना मेन्यू होता है। जैसे अगर गाजा के केस में देखें तो ये कहते आ रहे हैं साल 1969 के बॉर्डर के हिसाब से एक फ्री पैलेस्टाइन स्टेट होना चाहिए, गाजा में बगैर रुकावट मदद पहुंचनी चाहिए और इजराइल का ग्रेटर इजराइल प्लान पूरी तरह से खारिज होना चाहिए। और उनका यह मेन्यू दादाजी के जमाने से यूं ही चला रहा और ये सबको याद भी हो गया है, बिल्कुल 3 इडियट के मिलीमीटर की तरह, जो वायरस के भाषण को एज इट इज एक साथ बोलता है। डोंट फॉरगेट कि हर साल आईसी में 4 लाख एप्लीकेशंस आते हैं
और उनमें से सिर्फ 200 सेलेक्ट होते हैं। अब अगर इजराइल के केस में देखें तो इजराइल को लेकर ओआईसी की निंदा इतनी प्रिडिक्टेबल है कि अब तो इजराइल वाले पहले से जवाब तैयार रखते हैं कि बस ओआईसी अपनी स्क्रिप्ट रिपीट करे और हम अपना जवाब दे दें। ये अब तक इतनी निंदा कर चुके हैं कि अगर ओआईसी की निंदा को पेपर पर छापा जाए तो गाजा तक सड़क बन जाएगी। अब आप एक और हकीकत जाने, ओआईसी ने गाजा के लिए अल कुद्स फंड और गाजा रिलीफ फंड बनाया हुआ है, जिसके तहत गाजा की मदद का सिस्टम बना हुआ है, जिसमें अल कुद्स को सालाना 70 से लेकर $100 मिलियन फंड मिलता है और गाजा रिलीफ फंड को पिछले साल 90 से लेकर $120 मिलियन का फंड प्राप्त हुआ था। लेकिन अब आपको जान के हैरानी होगी कि इजराइल का डिफेंस बजट हर साल $32 बिलियन से ज्यादा है और ओआईसी के ये फंड उनके सामने पॉकेट मनी जितने हैं। यही वजह है कि अभी जब 2025 के मीटिंग में कतर और मिस्र ने सीज फायर मीडिएट किया तो इजराइल ने उसे भी थैंक्स बट नो थैंक्स बोल दिया। मतलब कोई जरूरत ही नहीं है भाई। उसे भी पता है गाजा के लिए मुस्लिम देशों के पास कितना फंड है और ये कितनी हैसियत रखते हैं, ये सिर्फ निंदा ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जबकि अगर देखा जाए ओआईसी में 57 देश है और सब के सब निंदा में एकजुट होते हैं। अभी हाल ही की निंदा की बात करें तो तुर्की के हाकन फिदान ने कहा कि सामूहिक दबाव डालो। पाकिस्तान के शाखदार बोले इजराइल रीजन के लिए खतरा है और इन बातों पर मालदीव, कतर, ईरान सबने खूब तालियां बजाई। मतलब ऐसे लगा कि बस बहुत बड़ी बात बोली गई, इससे पहले इतना अच्छा मशवरा किसी और ने दिया ही नहीं। ये बस क्या ही बताया आपको, बस ऐसे लग रहा था सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर इस निंदा के बाद क्या, तो जवाब बिल्कुल सिंपल सा है। सब अपने अपने फायदे देख रहे हैं, निंदा में भले सब शामिल होते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो सबके सब भाई मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है, अम्मी इंतजार कर रही हैं, वो क्या है ना कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये कह के सबके सब निकल जाते हैं। निंदा के टाइम एक मानो इनसे मजबूत यूनिटी किसी की है ही नहीं, लेकिन एक्शन की बात आते ही सबके सब गायब हो जाते हैं। इनकी मीटिंग देखकर लगता है ये लोग निंदा के टाइम पर तो एवेंजर्स बन जाते हैं, लेकिन एक्शन में छोटा भीम भी नहीं बन पाते। जबकि सच तो ये है अगर ओआईसी वाले अपने सारी निंदा की एनर्जी को तेल बंद करने पर लगाएं तो शायद इजराइल को सुनना पड़े, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। खुद ओआईसी की मेंबर कंट्री में सऊदी, ईरान जैसे टकराव और वेस्टर्न पर डिपेंडेंसी की वजह से एक यूनाइट एक्शन लेना अब काफी मुश्किल बन चुका है। मिसाल के तौर पर सऊदी और यूएई अमेरिका के काफी करीबी दोस्त हैं और अमेरिका इजराइल को खुला सपोर्ट करता है। साल 2020 में अब्राहम एकॉर्ड के बाद तो यूएई और बहरीन ने तो बाकायदा इजराइल के साथ रिश्ते भी बना लिए हैं, जबकि ये दोनों देश ओआईसी के मेंबर है। और जब ओआईसी की मेंबर कंट्री इजराइल के साथ मिल गई है तो ओआईसी की निंदा में कितना वजन आएगा अब खुद समझ सकते हो। अब अगर इस बार की निंदा मीटिंग को देखा जाए तो ओआईसी ने इस बार कहा यूएनएससी इमरजेंसी सेशन बुलाए, इजराइल पर सैंक्शन लगाए, जर्नलिस्ट, डॉक्टरों पर हमले बंद हो। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा कि ओआईसी ने काफी अच्छी डिमांड कर डाली है, लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए यूएनएससी में अमेरिका का वीटो इजराइल की सुपर शील्ड है। ओआईसी की निंदा यूएन में जाती है और वहां से सीधे डस्टबिन में पहुंच जाती है। ओआईसी की निंदा का असर बस इतना है कि इजराइल वाले मजे लेते हैं। अच्छा, एक और निंदा, ठीक है, गाजा पर अगला टारगेट फिक्स किया जाए। अगर ओआईसी की निंदा को वाईफाई सिग्नल में बदला जाए तो सिग्नल 0 बार दिखेगा। आप खुद देख लो, ओआईसी ने 2018 में तुर्की की अगुवाई में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, लेकिन हमेशा की तरह वो भी अमेरिका की वीटो की भेंट चढ़ गया। साल 2025 की मीटिंग में ओआईसी ने फिलिस्तीन को यूएन में फुल मेंबरशिप देने की मांग की, लेकिन ये भी अटक गया। और इसी तरह पिछले 50 साल से ऐसे दर्जनों प्रस्ताव ओआईसी की तरफ से फेल हो चुके हैं। साल 1969 में जब ओआईसी बना तब से लेकर अब तक इजराइल की निंदा को इन्होंने अपनी हॉबी बना लिया है। साल 1973 की अरब इजराइल जंग में निंदा की, 1982 में लेबनान पर हमले की निंदा की, 2008, 2014 और 2023 के गाजा पर हमलों में इन्होंने खूब निंदा की, लेकिन हर बार रिजल्ट 0 ही सामने आया। इन्होंने इतनी निंदा करी है कि इनकी निंदा को इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए, जहां चैप्टर का नाम हो हाउ टू कंडेम फॉर 50 ईयर्स। इनकी निंदा पर एक पूरा म्यूजिक एल्बम बनना चाहिए जिसका टाइटल हो निंदा फॉरएवर ग्रेटेस्ट हिट। हर साल एक नया गाना, लेकिन बीट वही घिसी पिटी पुरानी वाली होनी चाहिए। ये इनके निंदा की हकीकत है। इतने बेशर्म लोग हैं जो बिलियंस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नाक कटवा के रखे हुए हैं। आप खुद बताओ इनकी इस निंदा का क्या किया जाए। जब कोई सीरियस लेता ही नहीं है तो भाई क्यों खामखा तुर्रम खा बने हुए हो, क्यों ढीठ बने हुए हो, जबकि इनके पास इनका अपना एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑलरेडी मौजूद है, जहां 1970s में इनके एक फैसले ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। साल था 1973। अरब देशों ने यूनाइट होकर एक मजबूत फैसला लिया और ऑयल सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। वेस्टर्न में हाहाकार मच जाता है, तेल की कीमतें आसमान छूने लगती है, कीमत में 300% का बूस्ट आता है। एक बैरल की कीमत
$3 से बढ़कर $12 तक पहुंच जाती है। ये पहली बार था जब अरब कंट्री ने वेस्टर्न पर तगड़ा दबाव डाल दिया था। सऊदी किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज, ऑयल मिनिस्टर अहमद जकी यमानी, इजिप्टियन प्रेसिडेंट अनवर सादात, अल्जीरियन प्रेसिडेंट हौरी बोमैदियान, ये सब इस हिम्मत वाले फैसले के हीरो होते हैं। लेकिन सवाल ये, अब ये यूनिटी कहां चली गई? तो जवाब बिल्कुल सिंपल है। आज ओआईसी के कई देश जैसे सऊदी और यूएई वेस्टर्न के साथ मिलकर व्यापार बढ़ाने में लगे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि गाजा में क्या हो रहा है। इनमें से एक ईरान के अटैक के बाद इसराइल को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो एक इसराइल में हरी सब्जियों का ठेका लिए हुआ है, एक तो इसराइल को बचाने के लिए खुद अपने ही एयर डिफेंस को एक्टिव कर देता है। ये इनकी हकीकत है। लेकिन मुस्लिम उम्मा इनसे सवाल करती है तो ये लोग बस निंदा की फर्ज अदायगी करके खुद साइड हो जाते। तो देखा दोस्तों, अगर ये मुस्लिम देश चाहते तो गाजा के अंदर जंग बढ़ती नहीं। गाजा के अंदर पहले चरण के अंदर ही जंग को रोका जा सकता था। अमेरिका इसराइल को हथियार पहुंचाने से रोक सकता था, यानी कि अमेरिका इसराइल को हथियार नहीं पहुंचाता और ना ही इसराइल आगे हम लोग को अंजाम देता। बहुत बड़ी चीज़ें टाइम पर ही सुलझाया जा सकती थी, लेकिन उस सब के लिए सऊदी अरब और बाकी जो देश हैं अरबी, उनके जो हुक्मरान हैं उनको स्टैंड लेना पड़ता और क्लियर कट स्टैंड लेना पड़ता कि हम किसके समर्थन में हैं। और अगर इसराइल ऐसा नहीं करता है तो हम क्या उनका तेल और पानी बंद करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि तेल एक ऐसी ज़रूरत है जिसकी हर एक देश के अंदर बहुत बड़ी नीड है। अगर तेल यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल का व्यापार टूट जाता है तो उस देश के अंदर हंगामा हो जाएगा और उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज के समय में 2025 के समय में कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि हमारे पास कच्चे तेल की या किसी भी प्रकार के तेल की कमी हो। आपको याद होगा कि सऊदी अरब के अंदर एक पहला बादशाह था, किंग शाह फैसल, जिन्होंने इसराइल को 24 घंटे से भी पहले घुटनों पर ला दिया था और इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी। जब फ़लस्तीन पर इसराइल ने इससे पहले हमला करने की कोशिश की थी तो किंग शाह फैसल ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि हम अमेरिका के साथ तेल की ट्रेड नहीं करेंगे, अमेरिका को तेल नहीं देंगे। अमेरिका मजबूर होकर घुटनों पर आ गया था और गाजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जंग को बंद करना पड़ा था। तो ये पावर है ओआईसी के देशों की। ओआईसी में और भी बहुत सारे देश आते हैं, 57 देश है। तकरीबन हर देश के पास तेल और तेल के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो आपने देख लिया कि ये मुस्लिम देश जानबूझ करके ये सब कुछ करा रहे हैं। अगर ये चाहते तो काफ़ी कुछ रोका जा सकता था। फिलहाल आज की वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।